हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर साउथ इंडियंस इतने ज्यादा अमीर क्यों होते हैं और एक ऐसी डिवाइस जिसका यूज करते हुए आप दीवारों के आर पार जा सकते हैं। साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर डेली सोफे पर बैठने से ये चीज हमें दुनिया से काफी ज्यादा पीछे कैसे ले जा सकती है? तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा धांसू, तो इस वीडियो पर अभी एक लाइक तो बनता ही है। गाइस इंडिया में अगर किसी भी इंसान का देहांत हो जाता है तो उसके घर वाले मृत्यु भोज को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अब के बाद से अगर आपने इन तरीके की किसी भी फूड को कंज्यूम किया तो आप जिंदगी भर कुछ और खाने के लायक नहीं रहेंगे। असल में भी हाल ही में राजस्थान पुलिस ने ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लोगों को यह वार्न कर दिया है कि अगर कोई भी इंसान मृत्यु भोज को आयोजित करता है या फिर इससे उलट अगर कोई भी इंसान इस तरीके के आयोजन में जाकर खाने को खाता है तो इन दोनों ही केसेस में मृत्यु भोज एक्ट 1960 के तहत ये एक दंडनीय अपराध है और उस केस में उस इंसान को 1000 रुपए का जुर्माना या फिर 1 साल तक की सजा या दोनों को ही किया जा सकता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि राजस्थान पुलिस का यह कहना है कि ये एक कुरीति है जिसे समाज से हमें पूरे ही तरीके से हटाना चाहिए। हालांकि इस तरीके का पोस्ट करने के बाद अब हालत कुछ ऐसी आ चुकी है कि शायद राजस्थान पुलिस को वो पोस्ट ही हटाना पड़े। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एक कुरीति है या फिर एक नॉर्मल परंपरा और क्या इसको होना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस हम सभी जानते हैं कि जापान में बढ़ चुका है अब इतना ज्यादा डिप्रेशन कि उसने यूथ का खत्म कर दिया है पूरे ही तरीके से अग्रेशन और वहां का यूथ पूरे तरीके से सुस्त और ढीला हो चुका है। तो वहीं क्या आपको पता है कि यूथ को वापस जगाने और ट्रैक पर वापस लाने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक ऐसी स्कीम को निकाला है जिससे सुन आपके कानों में सिर्फ यही आवाज गूंजेगी। असल में इस प्रेजेंट डेट में जापान के ऑलमोस्ट सभी रेस्टोरेंट्स, कैफेज और मेन ऑफिसेज के बाहर स्लैब वर्कर्स को बैठाया गया है जिनका की काम आपको थप्पड़ियाना नहीं बल्कि उल्टा आपसे थप्पड़ खाना है। असल में इस स्कीम के तहत आप 500 येन देकर, जो कि इंडियन करेंसी में सिर्फ 300 रुपए के आसपास होते हैं, वो देकर इन लोगों को कुछ इस तरीके से तेज चांटे मार सकते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि रिसेंट स्टडीज ये बात प्रूव करती है कि जब भी हम किसी भी इंसान को तेज स्लैप करते हैं तो उससे ना सिर्फ हमारा अग्रेशन बढ़ता है बल्कि हम काफी हद तक डिप्रेशन से भी बाहर आ जाते हैं। और इसलिए अब जापान में इस तरीके के अजीब चांटा मारू काम को बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है। सच में चटपटा। गाइस चाहे टिर्री में बैठकर हलवाई की दुकान से समोसे लाना हो या फिर मंगल पर जाना, हम इंडियंस ने हर एक चीज की सस्ती जुगाड़ निकाल रखी है। तो वहीं क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इंडियन रिसर्चर्स ने एक और ऐसी सस्ती जुगाड़ दुनिया के सामने लाकर खड़ी कर दी है जिसकी मदद से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ 90 सेकंड के अंदर बड़े से बड़े मेंटल स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। असल में अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने दुनिया के सामने यह रिसर्च रखी है कि अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग भीमपलासी और राग दरबारी को 100 सेकंड तक लगातार सुना जाए तो ये चीज चुटकी बजाते ही आपके मेंटल स्ट्रेस से आपको बाहर ला सकती है। अब ऐसी विचित्र सी चीज क्यों होती है, चलिए वो भी समझते हैं। असल में हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है। बेसिकली ये एक तरीके की कोशिका होती है जो कि मेंटल स्ट्रेस के केस में काफी ज्यादा सिकुड़ जाती है। लेकिन वहीं अगर आप इन दोनों ही रागों को सुनते हैं तो ये कोशिकाएं दोबारा से अपने साइज को बढ़ाकर आपके दिमाग को शांत करके आपके मेंटल स्ट्रेस को खत्म कर देती हैं। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि 500 से भी ज्यादा लोगों के ऊपर रिसर्च करके इस आंकड़े को दुनिया के सामने रखा गया। तो गाइस अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप इन दोनों ही रागों को एक बार जरूर सुनिएगा। गाइस नॉर्मली वॉर सिचुएशन में जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री को हराना होता है तो वो अपने फाइटर जेट से उस कंट्री के अंदर घुसकर उसके ऊपर काफी कैड़े और बड़े बम और मिसाइल गिराना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही बात अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएसए ने जर्मनी के ऊपर कुछ और नहीं बल्कि माचिस के डब्बों को ही गिराया था। असल में गाइस इन माचिस के डब्बों के अंदर एक ऐसे पेपर को रखा गया था जिसमें एक ऐसे घरेलू नुस्खे को भी लिखा गया था जिसकी मदद से आप अपने सीनियर को बेवकूफ बनाकर उनसे ये कह सकते थे कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है और आपको लीव की जरूरत है। अब जैसे ही बात जर्मनी के बड़े अधिकारियों को पता चली, उन्होंने तुरंत ही छुट्टी पर गए हुए सभी सैनिकों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया। जिसके बाद यूएसए ने जानबूझकर जर्मनी के कुछ इलाकों में ऐसे केमिकल्स को ड्रॉप किया जिसकी वजह से एक्चुअल में जर्मन सोल्जर्स को इन्फेक्शन हुआ। अब क्योंकि कोई भी जर्मन सोल्जर इन्फेक्शन के नाम पर छुट्टी ले ही नहीं सकता था तो एक्चुअली में कुछ ही समय के बाद ये इन्फेक्शन देखते ही देखते पूरी जर्मन आर्मी में फैल गया और यूएसए ने बिना कुछ करे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत बड़ी बढ़त को हासिल कर लिया। सच में दिमाग वाला काम। गाइस अभी तक तो आपने नींद में चलने वाली बीमारी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में इसी के ही विकसित रूप को ऑस्ट्रेलिया के ली हेडविन ने दुनिया के सामने रखा है। असल में ली को बचपन से ना सिर्फ नींद में चलने की बीमारी है बल्कि ये जो भी ड्रीम देखते हैं उसे भी कुछ इस तरीके से रात में पेंट कर देते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन्हें खुद ही याद नहीं रहता है कि इन्होंने रात में किस ड्रीम को देखा था और किस तरीके की पेंटिंग को बनाया था। इसके बाद जब सुबह उठने के बाद इस पेंटिंग को देखते हैं तब इन्हें यह पता चलता है कि एक्चुअली में इन्होंने
इन्होंने रात में देखा क्या था। सरप्राइजिंगली इनके ऊपर बहुत सी रिसर्च की जा चुकी है और हर एक रिसर्च में अंडर ऑब्जर्वेशन रहकर इन्होंने अपने इसी चीज को हर बार प्रूव भी किया है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि आज की डेट में ली इन तरीके की ड्रीम पेंटिंग्स को 1-2 हजार रुपए की नहीं बल्कि 30 से 40 लाख रुपए में बेचते हैं और लोग खुशी खुशी इन तरीके की पेंटिंग्स को खरीदते भी हैं। जिसके बाद अब हम और आप बस ये सोचने पर मजबूर हैं कि एक्चुअली में ये इनके लिए बीमारी है या फिर वरदान। गाइस, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में हमारे देश के बहरे लोगों के लिए एक अनोखे चश्मे को भी बनाकर तैयार किया गया है। मतलब ये गंजे को कंघी बेचने जैसा नहीं हो गया? अगर मेरे भाइयों आपको भी ऐसा लगता है, बिलीव मी आप गलत हैं। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन भारत के बहुत से स्टार्टअप्स अब ऐसे नजर के चश्मे को बनाने में सक्सेसफुल हो गए हैं जो कि अपने आसपास हो रही एक्टिविटी या फिर आवाजों को रियल टाइम में कुछ इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर देते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एक इंसान जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुन पाता है वो भी इन तरीके के चश्मों का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास हो रही एक्टिविटी या फिर आपसे आराम से बातें तक कर सकता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज में इन तरीके के चश्मे बहुत बड़े स्केल पर फेमस हो चुके हैं, जिसके चलते हुए अब बहुत से इंडियन स्टार्टअप्स भी इसे अपने बनाने की लास्ट स्टेज में आ चुके हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में इन तरीके की स्पेक्स आपको हमारे देश भारत में भी देखने को जरूर मिलेंगे। गाइस, क्या आपको पता है कि साल 1969 में यूके में एक ऐसी जबर टेक्नोलॉजी भी बनाई गई थी जो कि चुटकी बजाते ही एक इंसान को सुपरमैन बना सकती थी। हाँ, बस वो सुपरमैन हवा में नहीं बल्कि पानी में नजर आता था। असल में साल 1969 में यूके में कुछ इस तरीके के वाटर पैक्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिसको कि एक बैटरी की हेल्प से कुछ इस तरीके से पानी के अंदर एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो इंसान पानी के अंदर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ट्रेवल कर सकता था। वैसे एक अंदर की बात बताऊं, इस डिवाइस का इन्वेंटर कोई अंग्रेज नहीं बल्कि एक भारतीय था। लेकिन क्योंकि अक्सर ये अंग्रेज इस औसम सी चीज को पहनकर अक्सर पानी में डूब जाया करते थे, तो ना चाहते हुए भी आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को ही डुबाना पड़ा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर इंडिया पर होता उस समय पैसा, तो आज भारत का हर एक बच्चा होता पानी के सुपरमैन जैसा। गाइस, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि अगर आप महज सिर्फ 2 घंटे ही अपने सोफे के ऊपर बैठ हैं तो ये चीज आपके दिमाग को काफी ज्यादा सुस्त कर देता है। असल में इस यूनिवर्सिटी ने बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि क्योंकि एक सोफे का शेप कुछ इस तरीके का होता है कि अगर एक नॉर्मल इंसान उसके ऊपर सोए तो वो एक तरीके से हल्का सा यू शेप बनाता है, जिससे उसका सर और पैर एज कंपेयर टू बैक थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, जिसके चलते हुए उसके ब्रेन में ब्लड फ्लो ठीक उसी पैटर्न में पहुंचता है जैसे कि समुद्र के किनारे लहरें पहुंचती हैं। अब अगर यही चीज कंटिन्यूअस बेसिस पर हर दिन आपके ब्रेन के साथ कुछ घंटे होती है तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड यही चीज आपके ब्रेन को सुस्त बना देती है और आपकी सोचने समझने की पावर तक गिरने लगती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, कभी भी आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो और आपका बोरिया बिस्तर बांधकर वो आपको कमरे से बाहर फेंक दें तो कभी भी सोफे पर मत सोइएगा, जमीन पे सो जाइएगा, क्योंकि लड़ाई तो कभी खत्म होगी नहीं, सोना तो कमरे के बाहर ही पड़ेगा। गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दीवार के आर पार जाना पॉसिबल है, तो आप में से सभी लोग बोलेंगे कि भाई अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं है। वेल गाइस, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आखिर अमेरिका के सेंट जॉन क्लेयर को ये पेटेंट मिल कैसे गया? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 2004 में यूएसए के इन्वेंटर सेंट क्लेयर जॉन ने एक ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम को भी पेटेंट कराया था जो कि एक इंसान को किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर लकड़ी के दरवाजों के आर पार जाने देता था। और इस पेटेंट के बारे में अगर आप खुद से भी जानना चाहते हैं तो आप खुद से भी इस वीडियो की खत्म होने के बाद इसे गूगल कर सकते हैं। बेसिकली इस पेटेंट में ये लिखा था कि कुछ इस तरीके का सिस्टम है जो कि एक इंसानी बॉडी को अच्छी खासी क्वांटिटी में हाइपर स्पेस एनर्जी को एक्वायर करने देता है, जिसके बाद एक इंसान अपने डायमेंशन से बाहर आकर आसानी से किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह है कि अगर साल 2004 में इस तरीके की टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी इन्वेंट किया जा चुका था तो क्यों हमसे आज तक इसे छिपाकर रखा गया है? क्या यूएस आर्मी आज भी सीक्रेट तरीके से इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है या फिर नहीं? वेल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आई थिंक किसी के पास भी मौजूद नहीं है। स्ट्रेंज गाइस, अगर आज हमें जरा सी भी कहीं भी चोट लग जाती है तो सबसे पहले तो हम हाय हत्या मचाते हैं और उसके बाद उसकी ब्लड को रोकने के लिए हम उसके ऊपर ऑइंटमेंट या फिर बैंडेज को लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी सिचुएशन में अगर आपका ब्लड नहीं रुक रहा है तो उस केस में आप बैंडेज या इन सारी चीजों के अलावा स्पाइडर वेब यानी कि मकड़ी की जाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। असल में इन सारी चीजों की इन्वेंशन से पहले खून को रोकने के लिए लोग मकड़ी के जाले का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि एक स्पाइडर वेब में विटामिन ए एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है जो कि खून के थक्के यानी कि ब्लड
क्लॉट को जमाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है और ये वो सबसे बड़ा कारण भी था जिसके चलते हुए इन सारी प्रोडक्ट से पहले लोगों को जब भी अपना बहता हुआ खून रोकना होता था तो वो उसके ऊपर स्पाइडर वेब का इस्तेमाल किया करते थे। स्ट्रेंज बट ट्रू गाइस, सर्दी में अगर जेन्युइनली हमारी रूह किसी चीज से चीखती है तो वो है सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाने से। और इसलिए अक्सर लोग सर्दी में सुबह सुबह अपने स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस भी कभी कभार बिना नहाए निकल जाते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर एक दिन आप बिना नहाए स्कूल जाएं और आपके स्कूल का प्रिंसिपल जोर जबरदस्ती आपको पानी के एक टैंक में डालकर आपको नहला दे। वेल, अब ये कहानी किसी फॉरेन कंट्री की नहीं बल्कि हमारे देश भारत की है। असल में अभी हाल ही में यूपी के बरेली के छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को जब ये पता चला कि उसके स्कूल के कुछ बच्चे सर्दियों में सुबह नहाकर नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने जोर जबरदस्ती कुछ इस तरीके से उन्हें एक टैंक के अंदर खड़ा करके उन्हें नहला डाला। हालांकि एग्जैक्टली मैं इस चीख निकालू काम के पीछे उनका एक्चुअल मोटिव क्या था ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये आसपास के लोगों और बच्चों के पेरेंट्स को सही नहीं लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या प्रिंसिपल साहब की एक्टिविटी सही है या फिर गलत? ठंड में नहाकर या बिना नहाए? गाइस, जैसे भी चाहे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा क्योंकि हमें नहाने या ना नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस, आज हम बुलेट ट्रेन को अपने देश में चलाने या फिर उसमें बैठने के ख्वाब को देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी इन्वेंटर का नहीं बल्कि एक किंगफिशर बर्ड का है। असल में जब साल 1986 के आसपास जापान में बुलेट ट्रेन को बनाकर तैयार किया गया था तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इन्हें जब भी किसी भी टनल से पास कराया जाता था तो क्योंकि ये काफी तेज स्पीड के साथ टनल में एंटर होती थी तो इनके आगे बहुत बड़ी क्वांटिटी में साउंड वेव्स बनने लगती थी जो कि टनल के बाहर एक सोनिक बूम की तरह रिलीज होती थी और ये धमाका इतना ज्यादा तेज होता था कि आसपास के लोगों का जीना तक खराब हो जाता था। अब क्योंकि ये आवाज काफी ज्यादा तेज हुआ करती थी तो लोगों ने इन ट्रेन्स के सामने धरना देना शुरू कर दिया और ना चाहते हुए भी जापान के इंजीनियर्स को इस पूरे ही प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। लेकिन ठीक इससे एक दिन पहले एक जापानीज इंजीनियर के दिमाग में यह बात आई कि जब एक किंगफिशर बर्ड पानी के अंदर तेज स्पीड से जाती है और बाहर आती है तो उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसके चलते हुए सिर्फ एक्सपेरिमेंट की ही तर्ज पर ही किंगफिशर के हेड की पोजीशन से इंस्पायर होकर एक और बुलेट ट्रेन को कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया। एंड सरप्राइजिंगली इससे ना सिर्फ आवाज की प्रॉब्लम कम हुई बल्कि इस तरीके से बुलेट ट्रेन की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई। और एक टाइम पर जिस कॉन्सेप्ट को दुनिया ने ठंडे बस्ते में डालने की पूरी तैयारी कर ली थी, आज ना सिर्फ हम उसकी तारीफ करते हैं बल्कि वो आज पूरी दुनिया का भविष्य भी बन चुका है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। गाइस, इंडिया में आपको भिन्न भिन्न तरीके के खाने के शौकीन लोग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये शौक इतना भी काफी ज्यादा बड़ा कैसा कि एक इंसान खाने के ऑर्डर पर ही एक साल के अंदर 43 लाख रुपए खर्च कर दे। असल में अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है जिसमें मुंबई के एक रेजिडेंस ने सिर्फ साल 2023 में ही स्विगी से ही लगभग 42.3 लाख रुपए के फूड के ऑर्डर को किया है। और ये तो बात हो गई सिर्फ स्विगी की, इसके अलावा दूसरी एप्स और बाहर जाकर ऑफलाइन भी हमारे भाई ने अलग अलग तरीके के व्यंजनों को चखा है और कहीं ना कहीं यही चीज इनके नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी करती है। मतलब भाई, इतना कैसे खा लेते हो? क्यों खा लेते हो? मतलब खाना ही क्यों है इतना? दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन ने भारत की सबसे पहली गायरोकॉप्टर सर्विस को शुरू कर दिया है और ये सबसे पहली बार है जब इस तरीके की सर्विस को हमारे देश भारत में दिया जा रहा है। सच में दमदार। आखिर साउथ इंडियंस इतने ज्यादा अमीर क्यों होते हैं? असल में गाइस, इस चीज को आपने भी कभी ना कभी नोटिस तो जरूर किया होगा कि एक साउथ इंडियन नॉर्मली काफी बड़ी क्वांटिटी में पैसे उड़ाते हुए या फिर गोल्ड पहने हुए नजर आते हैं, जिससे एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडियंस, साउथ इंडियन का हर एक इंसान नॉर्थ इंडियन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा अमीर होता है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर बीइंग अ नॉर्थ इंडियन हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं और साउथ इंडियन आखिर हमसे इतने ज्यादा अमीर बन कैसे गए? असल में गाइस, इसके पीछे बहुत से कारण है। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है इस एरिया की हिस्ट्री। असल में साउथ इंडिया शुरुआत से ही विदेशियों के लिए ट्रेड के मामले में बाकी के इंडियन रीजन्स के कंपैरिजन में ज्यादा आगे रहा है, क्योंकि यहाँ के एंशिएंट किंगडम्स जैसे कि चोलास, पांडास या फिर चेरस ने शुरुआती दौर से ही विदेशियों के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया था, जहां पर वो पुराने समय में यहाँ के मसाले, पर्ल्स, सिल्वर और यहाँ तक कि हाथी के दांतों से बनी हुई चीजें, बर्ड और एनिमल तक को भी ट्रेड किया करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि शुरुआती दौर में इन सभी किंगडम्स में इस ट्रेड के बदले विदेशियों से कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोना ही लिया जाता था, और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए आज की डेट में साउथ इंडिया के पास एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया काफी ज्यादा गोल्ड मौजूद है। इसके साथ ही बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो आज की डेट में भी साउथ इंडिया भारत के लिए सोने की सबसे बड़ी खदान या फिर प्रीशियस मेटल्स की भी सबसे बड़ी खदानों में से एक खदान है, क्योंकि कर्नाटक का कोलार डिस्ट्रिक्ट आज भी भारत के लिए देश का सबसे
बड़ा गोल्ड सोर्स है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कर्नाटक बहुत बड़ी तादाद में मिनरल्स और यहाँ तक कि मेटल का भी एक बहुत बड़ा हब है, जिसके चलते हुए यहाँ पर स्टील और बहुत सी मेटल की चीजों को न सिर्फ बनाया जाता है बल्कि देश और दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेसिस पर साउथ इंडिया को न सिर्फ काफी ज्यादा अमीर बनाती है बल्कि स्टेबल भी बनाती है। साथ ही साथ बात अगर छोटे या बड़े स्टार्टअप्स या फिर बिजनेस प्लानिंग की भी की जाए तो उसमें भी साउथ इंडियंस एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडियंस ज्यादा इंटरेस्ट और इन्वेस्ट करते हैं, और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए प्रेजेंट डेट में साउथ इंडिया टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का भी एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। अब क्योंकि साउथ इंडियंस का इतिहास ही ट्रेड और गोल्ड से भरा हुआ है, साथ ही साथ वो आज भी अपनी इसी लेगेसी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो यही सारी चीजें मिलकर साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया की कंपैरिजन में थोड़ा सा वेल्दी साइड बना देती है, और इसलिए एक एवरेज साउथ इंडियन एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन थोड़ा सा ज्यादा रईस होता है। पर गल किस बात की है यार, अपने ही भाई हैं तो इंडियंस ही ना यार। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा वेल्दी साइड क्यों है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप हमें उससे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ मुझसे कोऑर्डिनेशन को भी बढ़ाना चाहते हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे सीधा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे फिर से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद, और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।